रिमेनिंग बचा है। सुभाष एक बार बताइए बेटा, एनालिडा फिनिश हुआ था कि कुछ रह गया था उसमें? सर आपने बोला कुछ रह गया। मतलब क्लासिफिकेशन हो गया एनालिडा का? लास्ट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिलेटर तक हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अभी तक है थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, ओके। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर एनालिडा शुरू किया था, ठीक है ना? तो एज ऑलवेज बेटा, हमने सबसे पहले समझने की कोशिश करी कि जिन एनिमल्स को हम पढ़ना चाहते हैं या जिन एनिमल्स को हम पढ़ने वाले हैं, वाई दे आर कॉल्ड एज एनालिड्स। तो सबसे पहले यही समझा था हमने कि इस फाइलम को हम एनालिडा का नाम क्यों देते हैं। तो सभी को क्लियर है, सभी को पता भी है बच्चा कि दे आर कॉल्ड एज एनालिडा बिकॉज इनकी बॉडी में मेटामर पाए जाते हैं और दो मेटामर के बीच में, माइक ऑफ कर दो बच्चा, माइक किसी का ऑन है। माइक ऑफ करके रखा करो प्लीज क्लास में। तो हमने पढ़ा था बेटा, दे आर कॉल्ड एज एनालिडा बिकॉज जिन फाइलम को हम पढ़ने वाले हैं, इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं एंड दो सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटामर्स, ठीक है, उसे मेटामर बोलते हैं बेटा। और दो मेटामर के बीच में एक ग्रू लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक डिप्रेशन पाया जाता है जो रिंग के समान होता है, ठीक है। दैट डिप्रेशन और दैट ग्रू और दैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एन्यूलाई बोलते हैं या एन्यूलस बोलते हैं। तो बिकॉज बॉडी में बहुत सारे मेटामर्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली बेटा बहुत सारी रिंग्स पाई जाएगी या बहुत सारी एन्यूलाई पाई जाएगी। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन्यूलाई बच्चा, इस फाइलम को हम क्या बोलते हैं? इसे हम एनालिडा का नाम देते हैं, ठीक है ना। फिर हमने देखा था इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स भी बोलते हैं, याद रखेंगे। फ्लैट वर्म किसे बोलते हैं? फ्लैट हेलमेंथ को। राउंड वर्म किसे बोलते हैं? एस्क हेलमेंथ को। एंड सेगमेंटेड वर्म किसे बोलते हैं? हम इसे एनालिड को बोलते हैं। 16,500 स्पीशीज हमको देखने को मिली थी इसके अंदर, और हमने इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे, जैसे दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, इनमें दे आर द फर्स्ट एनिमल्स बेटा जिनमें ट्रू सीलोम बना। इससे पहले सूडो सीलोम था या सीलोम था ही नहीं, बट पहली बार बेटा ट्रू सीलोम का फॉर्मेशन किसके अंदर हुआ? एनालिडा के अंदर हुआ। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड सीलोम जो देखने को मिलता है वो शाइजो सीलोम होता है बेटा, और सीलोम इज फिल्ड विद सीलोमिक फिलमेंट। बॉडी ऑफ एनालिड की हमने बात करी थी, सॉफ्ट थी, एलोंगेटेड थी, सिलेंड्रिकल थी, फ्लैटेनेड थी। बॉडी डिवाइडेड थी बेटा इनटू द मेटामर्स, और हर मेटामर के अंदर ऑर्गन जो बॉडी के है वो बाहर से और अंदर से रिपीट हो रहे थे बेटा। सो दिस रेपिटेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली बेटा, इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने सीरियल होमोलॉजी का नाम दिया था। फिर मैंने आपको बोला था एनालिड हमेशा लंबे साइज का नहीं होता है। एनालिड बेटा एक छोटा सा एनालिड होगा, बेबी एनालिड होगा, फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होगा। लेकिन ग्रोथ करने के लिए बेटा एनालिड को क्या करना पड़ता है? अपनी बॉडी में नंबर ऑफ मेटामर को बढ़ाना पड़ता है, या नंबर ऑफ मेटामर को इंक्रीज करना पड़ता है बेटा। तो वो जो नया मेटामर ऐड होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, वो कहाँ पे ऐड होता है? वो पोस्टीरियर साइड में ऐड होता है। और पोस्टीरियर साइड में कहाँ पे ऐड होता है बेटा? पाइजिडियम के जस्ट आगे ऐड होता है। मतलब पाइजिडियम और जो सेकंड लास्ट सेगमेंट होगा उसके बीच में नए मेटामर को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर हमने बॉडी वॉल ऑफ एनालिड की बात करी थी जिसका हमने एक पिक्चर भी देखा था बेटा, और मैंने आपको बोला था कि बॉडी वॉल में पाया जाता है थिन एंड मॉइस्ट क्यूटिकल जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का बनता है। वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ से आता है? वो एपिडर्मिस की एक सेल से आता है जिसको हम एल्ब्यूमिन ग्लैंड सेल या शॉर्ट में एल्ब्यूमिन सेल भी बोल सकते हैं। और ये क्यूटिकल जो होता है बेटा, ये एपिडर्मिस जो होता है, दे आर वेरी थिन, ये बहुत पतले होते हैं, और इस वजह से इसको गैसेस एक्सचेंज के लिए भी यूज किया जाता है। बिकॉज एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल के थ्रू हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं बेटा, तो हमें इसको क्या करना पड़ता है? मॉइस्ट करके रखना पड़ता है। और मॉइस्चर के लिए बेटा हमने क्या कर दिया? हमने यहाँ पे एक और सेल एपिडर्मिस में ऐड कर दिया जिसको हम म्यूकस सेल बोलते हैं। ओवरऑल एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है, दिखता है मल्टी लेयर्ड बट होता है सिंगल लेयर्ड बेटा। मसल्स पाई जाती है, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। और मसल्स जो भी हो, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो लॉन्जिट्यूडनल हो बेटा, मसल्स आर ऑलवेज स्मूथ
और इनवॉलंटरी इन नेचर बेटा। अपेंडेज की भी हमने बात करी थी, हमने देखा था इनकी बॉडी में सिंपल अनजॉइंटेड लैटरल लोकोमोटरी अपेंडेज मिलते हैं जिसको हम पैरापोडिया बोलते हैं, और पैरापोडिया के ऊपर सीटे पाए जाते हैं बेटा, ठीक है ना। और पैरापोडिया लोकोमोशन में मदद करते हैं, जैसे पर्टिकुलरली नीरीज के अंदर वो स्विमिंग में मदद करते हैं। चलो एक बार फटाफट बताओ बेटा, एनालिडा के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? जल्दी जल्दी, शाबाश, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। स्केलेटन प्रेजेंट और एब्सेंट? एब्सेंट। वेरी गुड बेटा, स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट होता है, मतलब जो भी मिनरलाइज्ड स्केलेटन है बेटा, बोन, कार्टिलेज, स्पाइक्यूल, वो नहीं पाए जाते हैं। तो फिर क्या पाया जाता है? पाया जाता है हाइड्रोस्केलेटन बेटा। और हाइड्रोस्केलेटन को कौन बनाता है? सीलोमिक फ्लूइड बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात करी थी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी होता था और एनस भी होता था, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट होता था, ठीक है, स्ट्रेट मतलब माउथ के बाद ईसोफेगस होगा, ईसोफेगस के बाद फेरिंक्स होगा, सॉरी माउथ के बाद फेरिंक्स होगा, फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस होगा, ईसोफेगस के बाद क्रॉप होगा, क्रॉप के बाद गिजर्ड होगा, और फिर एक लंबा सा इंटेस्टाइन होगा। फटाफट मेरे को बता बेटा, क्रॉप का फंक्शन क्या है और गिजर्ड का फंक्शन क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भैया, फटाफट बताओ, क्रॉप का फंक्शन क्या है और गिजर्ड का फंक्शन क्या है? ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अबू हैदर जो है बेटा, अबू हैदर फटाफट बताएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रॉप एंड गिजर्ड। सर क्रॉप सर फ्रूट स्टोरेज के लिए। जोर से, शाबाश। फ्रूट स्टोरेज के लिए। वेरी गुड बेटा, क्रॉप फूड को स्टोर करता है, वेरी गुड। एंड गिजर्ड क्या करता है? वेरी गुड बेटा, वो मैकेनिकल डाइजेशन करता है बेटा, ग्रेट। एंड इंटेस्टाइन फिर क्या करता है? केमिकल डाइजेशन करता है, ठीक है ना, वेरी गुड बच्चा। फिर हमने उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करी थी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने देखा था रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू हो सकता है, या जो एक्वेटिक होते हैं बेटा उनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। स्किन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन हो जाए, दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बेटा, उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। और गिल के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बेटा। और लंग के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है, जो हमारे अंदर होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एनालिडा के अंदर बेटा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है एंड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने याद रखा था, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है कि क्लोज टाइप है? फटाफट बताइए। वेरी गुड बेटा, क्लोज टाइप है, ठीक है ना। तो मतलब ब्लड सीलोम के अंदर नहीं होगा, ब्लड साइनेसिस में नहीं होगा, ब्लड हमेशा ब्लड वेसल के अंदर ही रहेगा बेटा। और मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाया था शायद लास्ट क्लास में, जहाँ पे आपने देखा था डॉर्सल ब्लड वेसल्स होती थी बेटा, और वही ब्लड वेसल पूरी बॉडी के अंदर पाई जाती थी, जिसमें से कुछ ब्लड वेसल्स मॉडिफाई होकर क्या बन जाती थी? हार्ट भी बन जाती थी। तो मतलब हार्ट से ब्लड निकलेगा तो ब्लड वेसल में जाएगा, और रिटर्न होके बेटा वापस कहाँ पे आएगा? हार्ट में ही आएगा, कहीं पे भी ये ब्लड वेसल से बाहर नहीं जाएगा। इसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इनमें हार्ट पाए जाते हैं बट दे आर नॉट हार्ट्स बेटा, वो मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स होती है। अच्छा मेरे को बताइए, इनके अंदर जो ब्लड है, इनके ब्लड के अंदर आरबीसी जो है बेटा, वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? शाबाश, आरबीसी इनके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? एब्सेंट है बेटा, वेरी गुड। और बिकॉज आरबीसी एब्सेंट है, तो इस वजह से बेटा जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होगा वो डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर होगा बेटा, ठीक है ना, वो आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाएगा। नॉर्मली हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? आरबीसी के अंदर होता है, लेकिन इनके अंदर आरबीसी ही नहीं है। तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ आरबीसी बेटा हमने प्लाज्मा के अंदर किसको रख दिया? ऑक्सीजन कैरिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग पिगमेंट को रख दिया, जिस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं बेटा। तो याद रखेंगे, जिस भी एनिमल के अंदर आरबीसी एब्सेंट होगा उसके अंदर बेटा अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है या कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, तो वो बेटा फिर डायरेक्टली कहां पे रखा जाता है? वो डायरेक्टली इनसाइड द प्लाज्मा रखा जाता है। तो बिकॉज इनके अंदर डब्ल्यूबीसी है, इनके अंदर प्लेटलेट है जिनको हम एमोबाइड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो डब्ल्यूबीसी तो पाया जाता है बट आरबीसी नहीं है। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर हम हीमोग्लोबिन को नहीं रख सकते हैं बेटा,
बिकॉज उसकी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती है, तो वहां पे हीमोग्लोबिन भर नहीं सकते हम, स्पेस नहीं होता हीमोग्लोबिन रखने के लिए। तो फिर हमने हीमोग्लोबिन को डायरेक्टली किस में डाल दिया, ब्लड प्लाज्मा के अंदर डाल दिया। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये प्लाज्मा क्या है, तो ब्लड तो सभी को पता होता ब्लड क्या है बेटा। तो ब्लड को बनाने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ। एक होता है प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है, एंड दूसरा होता है सेल्यूलर पार्ट बेटा। सेल्यूलर पार्ट में 3 सेल्स होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, एंड प्लेटलेट होती है। तो ये 3 सेल्स है, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब मैं एनिमल फिजियोलॉजी शुरू करूंगा। एंड प्लाज्मा के अंदर क्या होता है बेटा, कॉमनली वाटर होता है एंड कुछ आयोन्स होते हैं, ठीक है ना। आप इमेजिन कर लो बेटा, अगर किसी के ब्लड के अंदर आरबीसी ही नहीं है, ठीक है ना, तो फिर उसमें क्या बच गया, फिर उसमें प्लाज्मा बचा, डब्ल्यूबीसी बचा, एंड प्लेटलेट बचा। तो इस प्लाज्मा के अंदर बेटा, मतलब इस वाटर के अंदर हम किसको डिजोल्व कर देते हैं, हीमोग्लोबिन को रख देते हैं बेटा। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आई थिंक शायद हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी करा था, तो थोड़ा बहुत रिविजन भी करना जरूरी होता है, बिकॉज आपको चीजें रिमाइंड होती है कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। आज हम इससे आगे शुरू करते हैं बेटा, और शुरुआत हम करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट से, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनेलिडा बेटा, ठीक है ना। मतलब एनेलिडा जो है, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, या इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम क्या है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे बेटा, जो एनालिड्स होते हैं, एनालिड्स के अंदर मान लीजिए, समझ लेना इसको ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है। मैं एक बना लूंगा, फिर मैं बाद में अलग एक डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको समझने के लिए, बट अभी इससे समझ लीजिए मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ। तो ये इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा है। तो ये इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलेगा आपको। ये इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे याद क्या रखना है आपको बेटा, वो जरूरी इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिए आप। इमेजिन कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं एक एनालिड का मेटामर बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा ये मेटामर 1 मैंने यहाँ पे बना लिया। ध्यान से देखना पिक्चर को बेटा, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं एक चीज। और ये मैंने यहाँ पे मेटामर 2 बना लिया, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। मेटामर 1 आपको दिखाई दे रहा है, और मेटामर 2 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर मैं मेटामर 3 भी बना दूं यहाँ पे, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक काम करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ध्यान से देख लेना बेटा। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे और एक मेटामर बना दिया, यहाँ पे मेटामर 3 को ऐड कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज मेटामर 3 हियर। ये मेटामर 3 है, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लीजिए। अब जो ब्लैक कलर में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना बच्चा, जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया, दिस होल स्ट्रक्चर बेटा, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मेटानेफ्रीडिया बेटा। इसको मेटानेफ्रीडिया बोलते हैं, या आप शॉर्ट में इसको नेफ्रीडिया भी बोल सकते हैं। इसको आप नेफ्रीडिया भी बोल सकते हैं। तो पहले तो मेरे को ये बताइए कि आपको इस पिक्चर के अंदर कितने नेफ्रीडिया दिखाई दे रहे हैं। शाबाश, जल्दी जल्दी, कितने नेफ्रीडिया दिखाई दे रहे बेटा? 2 सर। 2 नेफ्रीडिया दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है ना। ये नेफ्रीडिया 1 हो गया यहाँ तक, और ये इधर से नेफ्रीडिया 2 हो गया, तो ये नेफ्रीडिया कहलाता है। तो पहले तो ये याद रखेंगे, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनालिड्स इज नोन एज नेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया। पहले तो ये दिमाग में बिठाएंगे, जो एक सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। सेकंड, मेरे को बताइए नेफ्रीडिया जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है या एक कॉइलेड स्ट्रक्चर है बेटा?
शाबाश, coiled structure. कॉइलेट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब याद रखिए मेटानेफ्रिडिया जो आपको दिखाई दे रहा है या मेटानेफ्रिडिया जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपको कितनी ओपनिंग्स दिखाई दे रहे हैं बच्चा? 2 opening. तो ये हो गया ओपनिंग नंबर 1, तो यहाँ पे 2 है बेटा, मैं रेड में बना रहा हूँ इसको। ये अगेन हो गया ओपनिंग 1 और ये 2 हो गया। अब ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की, दिस इज कॉल्ड एज नेफ्रोस्टोम। इसको हम नेफ्रोस्टोम बोलते हैं बेटा। और ये जो दूसरी ओपनिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको हम नेफ्रिडियोपोर बोलते हैं। इसको हम नेफ्रिडियोपोर बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। आप समझ लीजिए ध्यान से। नेफ्रोस्टोम जो होता है, नेफ्रोस्टोम के थ्रू बेटा हम सीलोमिक फ्लूइड अंदर लाते हैं। सीलोमिक फ्लूइड यहाँ से अंदर आता है। माइक ऑफ करके रख दीजिए जिस पर माइक ऑन है बेटा। तो सीलोमिक फ्लूइड नेफ्रिडिया के अंदर कहाँ से आता है बेटा? नेफ्रोस्टोम से आता है, ठीक है ना। एंड नेफ्रिडियोपोर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इधर से हम बेटा एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर करते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल को हम यहाँ से एक्सक्रीट करते हैं, क्या बॉडी से बाहर निकालते हैं बेटा। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको अमोनिया को बाहर निकालना है तो अमोनिया को कहाँ से फिल्टर करते हैं? तो अमोनिया को फिल्टर करते हैं सीलोमिक फ्लूइड से बेटा। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है ट्रू सीलोम पाया जाता है, ट्रू सीलोम के अंदर सीलोमिक फ्लूइड है। तो इमेजिन कर लीजिए ये एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे भरा हुआ होगा सीलोमिक फ्लूइड बेटा। तो यहाँ पे सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है, इधर भी सीलोमिक फ्लूइड भरा होगा, इधर भी सीलोमिक फ्लूइड भरा होगा। सीलोमिक फ्लूइड के अंदर ये क्या रखते हैं बेटा? अमोनिया रखते हैं या यूरिया रखते हैं, मतलब जो इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल है बेटा। तो उस एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एंटर कहाँ से कराया जाता है बेटा, या उसको फिल्टर कहाँ से कराया जाता है? नेफ्रोस्टोम से कराया जाता है। तो ये सीलोमिक फ्लूइड अंदर आएगा, अंदर से बेटा इसका फिल्ट्रेशन होगा, एंड फाइनली बेटा इस ओपनिंग से, जिसको हम नेफ्रिडियोपोर बोलते हैं, वहां से इसको क्या किया जाता है? वहां से इसको एक्सक्रीट किया जाता है। क्लियर है ना ये इतना? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली यहाँ पे क्या है, ये आपके पास है बेटा, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, ये आपके पास है फॉर एग्जांपल मेटामर ए, ये आपके पास है मेटामर बी, और ये आपके पास है मेटामर सी बेटा। तो मेरे को बताइए मेटामर ए का फिल्ट्रेशन, मेटामर ए का एक्सक्रीटरी मटेरियल का फिल्ट्रेशन बेटा उसका खुद का मेटामर करता है कि उसके बाद वाले आने वाले सेगमेंट का मेटामर करता है? पिक्चर को ध्यान से देख के बताइए। शाबाश। सर उसके बाद वाले। ध्यान से देख लो बेटा, ये नेफ्रिडिया जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये नेफ्रिडिया मेटामर बी का है, लेकिन ये फिल्टर किसको कर रहा है बेटा? ये फिल्टर ए को कर रहा है, ठीक है ना। और बी को फिल्टर कौन कर रहा है बेटा? बी को फिल्टर सी कर रहा है। सी को फिल्टर कौन करेगा बेटा? जो मेटानेफ्रिडिया डी में होगा, एंड ऐसे सो ऑन चलता जाएगा बेटा, ठीक है ना। सो दिस स्ट्रक्चर जो हमने अभी भी डिस्कस किया बेटा, दिस इज कॉल्ड एज मेटानेफ्रिडिया और नेफ्रिडिया, ठीक है ना। जिसका काम क्या होता है बेटा? जिसका काम फिल्ट्रेशन का होता है। मेटानेफ्रिडिया के 3 पार्ट्स होते हैं। ओपनिंग को हम बोलते हैं नेफ्रोस्टोम, एग्जिट को हम बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर, और ये जो बीच में आपको सेगमेंट दिखाई दे रहा है सेंटर वाला बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग टिब्यूल बेटा। इसको हम कलेक्टिंग टिब्यूल बोलते हैं। तो ये आपका हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनालिडा बच्चा। और क्या एनालिडा एक्सक्रीट करता है ये भी याद रखना है। एनालिडा एक्सक्रीट कर सकता है बेटा अमोनिया, अगर मैं पानी में रह रहा हूँ बेटा। अगर ये एक्वेटिक एनालिड होगा तो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा, और अगर ये टेरेस्ट्रियल एनालिड होगा तो यूरिया एक्सक्रीट करेगा बेटा। तो ये यूरिया एक्सक्रीट करेगा, मतलब एनालिडा अमोनोटेलिक भी होते हैं एंड यूरियोटेलिक भी होते हैं बच्चा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनालिडा। ये समझ आया? ये क्लियर हुआ कि नहीं? उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा? नो सर। चले, तो इसको मैं इधर ही रख देता हूँ ताकि आप बाद में भी इसको देख सके बच्चा। चले, तो ये हो गया आपका एक्सक्रीटरी। सभी को समझ आया कि बस एक बच्चे को समझ आया? जल्दी, सभी को समझ आया कि नहीं बच्चा? किसी को डाउट तो नहीं है? फिर आप मेरे को मैसेज करते रहते हो क्लास के बाद, वो नहीं आया, ये नहीं आया, क्लास में कुछ बोलते नहीं हो। आया सर।
समझ आया तो थम्स अप कर दो बेटा। क्लास के बाद जो मैसेज करते हो ना फिर उसका कोई फायदा नहीं रहता है। क्लास में आप नहीं पूछोगे तो फिर बाद में क्या समझ आएगा आपको। क्लास में मैं बैठता हूँ 1-1.5 घंटे बस आपके लिए, और बाद में मेरे को और भी काम होते हैं, फिर उसमें आपको मैं प्रॉपरली बता भी नहीं पाता हूँ क्या है क्या नहीं। इसलिए अभी समझ आया तो थम्स अप कर लीजिए या बता दीजिए माइक ऑन करके। नहीं समझ आया तो फिर अभी बता दो, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दिस इज डन। सभी को क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। चलिए गुड। और 1 सितंबर को मैं क्लास ऑफलाइन ज्वाइन करूंगा और डंडा मेरे साथ होगा। क्लास में आऊंगा ना तो डंडा मेरे साथ रहेगा। और जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ा चुका हूँ ना वो क्लास में नहीं बोल पाए अभी तो बच जाते हो आप माइक वाइक ऑफ करके। उस टाइम पे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए जो भी डाउट्स है वो साथ साथ पूछ लो, बिकॉज बाद में मैं ना तो आपकी सुनूंगा ना तो आपके पेरेंट्स की सुनूंगा। तो इसलिए थोड़ा सीरियस हो जाओ अभी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखा एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने याद रखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने याद रखा। अब हम आते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ बेटा। तो नर्वस सिस्टम को समझने के लिए इमेजिन कर लीजिए, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम एक एनालिड को बनाते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल एनालिड आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। इमेजिन कर लीजिए एनालिड की बॉडी है, ठीक है ना। ध्यान से सुन लेना ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ये है डोर्सल साइड ऑफ एनालिड बेटा, ये है डोर्सल साइड। तो मतलब बता बेटा, डोर्सल साइड मतलब आगे वाला साइड और पीछे वाला साइड हमारी बॉडी का। शाबाश। आगे वाला साइड हमारी बॉडी का या पीछे वाला साइड हमारी बॉडी का? डोर्सल, पीछे वाला बेटा, वेरी गुड। एंड वेंट्रल साइड मतलब आगे वाला, ठीक है ना। अब ध्यान से सुन लेना मैं क्या बताने वाला हूँ। एनालिड्स जो एनालिड्स जो होते हैं बेटा, एनालिड्स का नर्वस सिस्टम डेवलप्ड हो मतलब हाईली डेवलप्ड होता है उन फाइलम से जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। कैसे डेवलप्ड होता है? इनकी बॉडी के अंदर आपको नर्वस सिस्टम जो है ना वो वेंट्रल साइड में देखने को मिलता है बेटा, ठीक है ना। वेंट्रल साइड का मतलब हुआ ये वाला साइड। तो यहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो मैं लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ ना, ये नर्वस सिस्टम में बेटा एक नर्व कॉर्ड है। हमने पढ़ी थी बेटा इससे पहले, हमने प्लेट हेलमेन से पढ़ा था, वहां पे मैंने बोला था 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स बेटा। तो कॉर्ड का मतलब होता है नर्व्स का ग्रुप। जब नर्व्स बेटा जुड़ती है आपस में तो लीनियर एग्रीगेशन ऑफ नर्व को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्ड बोलते हैं। तो ये एक नर्व कॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और इसी साइड में मतलब वेंट्रल साइड में आपको दूसरा नर्व कॉर्ड भी दिखाई देगा। तो ये देख लीजिए दूसरा नर्व कॉर्ड है। तो ओवरऑल बता दीजिए वेंट्रल साइड में नर्वस सिस्टम की कितनी कॉर्ड्स होती है? शाबाश, कितनी कॉर्ड्स होती है बेटा? 1 कि 2? 2. 2 नर्व कॉर्ड्स पाई जाती है या डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। अब अगर मैं इसी पिक्चर को जो मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ ना, इसी पिक्चर को मैं बेटा अगर सरफेस व्यू दिखा दूं, अभी इमेजिन कर लीजिए कि आप इधर बैठे हैं, आप इसको इधर से देख रहे हैं बेटा, मतलब ये इसको हम लैटरल व्यू बोलते हैं बेटा। तो लैटरल व्यू में आपको पिक्चर ऐसे दिखाई देगी। लेकिन इमेजिन कर लो कि इसी डायग्राम को मैं अगर अगेन बना दूं बेटा इधर, और आप अभी इस डायग्राम को या इस एनालिड को ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से मतलब बेटा सरफेस व्यू से देख रहे हैं। तो सरफेस व्यू में आपको क्या दिखाई देगा? ये 2 नर्व कॉर्ड्स दिखाई देंगी जो मैंने अभी भी बनाई, और ये कुछ ऐसे दिखाई देंगी आपको बेटा। तो ये एक नर्व कॉर्ड इधर हो गया और ये दूसरा नर्व कॉर्ड इधर हो गया बेटा। क्लियर है ना? अब ध्यान से देख के बताओ बेटा, जो ये 2 नर्व कॉर्ड आपको दिखाई दे रही है, ये बॉडी के सेंटर में है कि लैटरल साइड्स में है बेटा? शाबाश, सेंटर में कि लैटरल साइड में? सेंटर। बोलिए जल्दी जल्दी। सेंटर में। लेकिन सेंटर में किस साइड में है? डोर्सल साइड में है कि वेंट्रल साइड में है? वेंट्रल। तो इसीलिए बेटा बुक्स के अंदर क्या लिखा जाता है, दैट इन एनालिड्स द नर्वस सिस्टम इज, ध्यान से सुनना मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स बेटा। नर्व कॉर्ड्स समझ लो क्या लिखा है यहाँ पे, बता रहा है कि नर्वस सिस्टम जो एनालिड का होता है
वो दो नर्व कॉर्ड्स का बनता है। डबल नर्व कॉर्ड का मतलब है दो नर्व कॉर्ड्स का बनता है, तो ये वो दो नर्व कॉर्ड्स होगी। और वो नर्व कॉर्ड्स कहाँ पे है बेटा, वो बॉडी के मिड में है। मिड मतलब मिडल में है, सेंटर में है बेटा। लेकिन सेंटर में कहाँ पे है, वेंट्रल साइड में है। अगर आप ये पूरा कंबाइन करेंगे तो डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड का मतलब हुआ दो नर्व कॉर्ड से वेंट्रल साइड में, बॉडी के एकदम सेंटर में, एकदम बीचों बीच बेटा। वो लैटरल साइड में नहीं है, वो इंटीरियर साइड में नहीं है, वो पोस्टीरियर साइड में नहीं है, वो बॉडी के एकदम सेंटर में रन करती है बेटा, सेंटर में रन करती है। तो इनको हम डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। अब ये जो नर्व कॉर्ड्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, इन नर्व कॉर्ड्स में बीच बीच में, जैसे मैं यहाँ पे बना दूंगा, यहाँ पे बेटा बीच बीच में आपको क्या देखने को मिलेंगे, गैंग्लिया देखने को मिलेंगे। गैंग्लिया का मतलब होता है एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। तो यहाँ पे आपको गैंग्लिया देखने को मिलेंगे ऐसे। गैंग्लिया को बेटा एक छोटे ब्रेन के समान माना जाता है। इनवर्टेब्रेट्स के अंदर गैंग्लिया को ब्रेन के समान माना जाता है। तो ये छोटे छोटे से गैंग्लिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं थ्रू आउट द बॉडी बेटा। अब आगे क्या होता है, आगे होता है ये कि जब ये दो नर्व कॉर्ड्स एंटीरियर साइड में पहुंच जाते हैं, एंटीरियर साइड का मतलब बॉडी के आगे वाले, मान लीजिए ये एंटीरियर साइड हो गया बॉडी का और ये पोस्टीरियर साइड हो गया बॉडी। तो जब ये दो नर्व कॉर्ड बेटा बॉडी के एंटीरियर साइड में पहुंच जाती है ना, तो ये मॉडिफाई होकर क्या बनाती है, ये एक रिंग के समान स्ट्रक्चर बनाती है। मान लीजिए ये एक नर्व कॉर्ड इधर से आया, ठीक है ना, और ये दूसरा नर्व कॉर्ड बेटा इधर से आया, और ये बॉडी में बेटा हेड के अंदर क्या बनाती है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन, आप देख सकते हैं ये रिंग के समान एक स्ट्रक्चर बन गया। एंड दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर बेटा जो बॉडी में बन जाता है हेड के अंदर या इंटीरियर साइड के अंदर, इसको हम बोलते हैं सर्कम एंटीरिक नर्व रिंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सर्कम एंटीरिक नर्व रिंग बेटा, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, ये नर्वस सिस्टम ऑफ एनालीड हो गया। तो शॉर्ट में आपको याद क्या रखना है, एनालीडा का जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा, वो कैसे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स, दो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से बेटा, ठीक है ना। तो दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड से बनाया जाता है। अब ये दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होती है, ये लैटरल साइड में नहीं होती है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में नहीं होती है, ये बॉडी के सेंटर में पाई जाती है, तो मिड साइड में पाई जाती है बेटा। और मिड में कहाँ पे होती है, वेंट्रल साइड में होती है। और दोनों नर्व कॉर्ड्स बेटा हेड के अंदर एक रिंग के समान स्ट्रक्चर बनाती है। दैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सर्कम एंटीरिक रिंग बेटा। क्लियर हो गया ना। सो दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ एनालीड्स बच्चा। यहां तक समझ आया? सर। क्लियर हो गया। अब आते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन में बेटा ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। ये डायोशियस हो सकते हैं बेटा, डायोशियस का मतलब हुआ यूनिसेक्सुअल, या ये मोनोइशियस भी हो सकते हैं बेटा, मतलब कुछ इनमें हर्माफ्रोडाइट भी देखने को मिलेंगे या बाइसेक्सुअल भी देखने को मिलेंगे। अब एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, डायोशियस का एग्जाम्पल नीरीज होता है। तो नीरीज का मतलब हुआ बेटा एक मेल नीरीज होगा और फीमेल नीरीज होगा बेटा। एंड मोनोइशियस में एग्जाम्पल आपको याद रखना अर्थवर्म बेटा। तो अर्थवर्म जो होता है ना, उसमें मेल भी वही होता है एंड फीमेल भी वही होता है बेटा। एंड सेम आप लीच के लिए भी याद रखेंगे। तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, डायोशियस एनालीड नीरीज होता है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन का। क्लियर हो गया ना, समझ आया कि नहीं समझ आया बेटा, समझ आया? समझ आया। चलिए तो देख लेते हैं क्या लिखा है हमने नोट्स में। अच्छा ये तो हम पढ़ ही चुके हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं धीरे इधर से। तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स बेटा, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम स्ट्रेट नहीं है, वो कॉइल्ड ट्यूब के समान है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया बोलते हैं। ये मेटानेफ्रीडिया किस में मदद करता है बेटा, ये दो काम में मदद करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में एंड एक्सक्रीशन में बेटा। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ दोनों टर्म्स आपको। एक्सक्रीशन का मतलब होता है अमोनिया या अमोनिया के जैसे प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना बेटा। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स सच एज अमोनिया एंड अमोनिया लाइक प्रोडक्ट्स बेटा, जैसे यूरिया एंड यूरिक एसिड, उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। एंड ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी में बैलेंस करना बेटा,
अगर आपने पानी ज्यादा पिया तो आप एक्सक्रीट पानी ज्यादा करेंगे, आपने पानी कम पिया तो आप एक्सक्रीट पानी कम करेंगे। तो बॉडी क्या कर रही है बेटा, बैलेंस ऑफ वाटर कर रही है। बॉडी के अंदर बेटा वाटर का लेवल जो रहना चाहिए, नॉर्मल लेवल रहना चाहिए, उसको मेंटेन करके रख रही है। दिस मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल लेवल्स ऑफ वाटर और मिनरल आयंस बेटा, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल दो प्रकार का होता है, अमोनिया एंड यूरिया होता है बेटा। अगर अमोनिया है तो मतलब वो एक्वेटिक के अंदर होगा, एक्वेटिक एनालिट्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। अगर यूरिया है बेटा तो वो टेरेस्ट्रियल होगा, तो टेरेस्ट्रियल एनालिट्स क्या करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो ये होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये पिक्चर देख लीजिए आप बेटा, ये मेटामर 1 है, मेटामर 2 है एंड मेटामर 3 है। तीनों मेटामर के अंदर देख लीजिए बेटा, यहाँ पे आपको एक कॉइल्ड ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो यही क्या होता है बेटा, यही एक मेटानेफ्रिडिया होता है। इसमें एक नेफ्रोस्टोम होगा, एक नेफ्रिडियोपोर होगा, और इसके अलावा क्या पाया जाता है, कलेक्टिंग टिब्यूल पाया जाता है। तो मेटामर जो होगा बेटा वो कभी भी अपने सीलोमिक फ्लूइड को फिल्टर नहीं करता है। एक मेटानेफ्रिडिया बेटा अपने आगे आने वाली सीलोमिक फ्लूइड को क्या करता है, फिल्टर करता है बेटा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेटानेफ्रिडिया ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है। तो ए फिल्ट्रेशन किसकी कर, बी फिल्ट्रेशन किसकी कर रहा है बेटा, ए की कर रहा है। और बी की फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए बेटा, सी कर रहा है। तो ऐसे ये चलता जाएगा बच्चों, ठीक है। दिस इज मेटानेफ्रिडी जो आपने याद रखा। नर्वस सिस्टम बेटा, नर्वस सिस्टम में सर्कम एंटेरिक नर्व रिंग होती है, जो मैं आपको अभी समझा चुका हूँ बेटा, सर्कम एंटेरिक नर्व रिंग कैसे बनती है। इसके अलावा सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं, जिसके ऊपर गैंग्लिया होते हैं बेटा। सॉलिड मतलब हार्ड, ठीक है, टफ नर्व कॉर्ड्स होते हैं, जो दो होते हैं नंबर में, जो वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं, बॉडी के सेंटर में होते हैं बेटा, और उसके ऊपर गैंग्लियाज पाई जाती है। गैंग्लियन का मतलब क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ न्यूरो बॉडीज। जब न्यूरॉन्स बेटा उसमें एग्रीगेट करते हैं ना एक जगह पे, एक होता है बेटा ऐसे, अगर न्यूरॉन ऐसे जुड़ जाए ना, ऐसे लीनियरली जुड़ जाए एक के बाद एक बेटा, इस एग्रीगेशन को हम बेटा नर्व बोलते हैं, इसे हम नर्व बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर न्यूरॉन एक जगह ऐसे जुड़ जाए, ये एक न्यूरॉन हो गया, ये दूसरा न्यूरॉन हो गया, ये तीसरा न्यूरॉन हो गया, ये ऐसे चौथा हो गया, तो दिस एग्रीगेशन इज कॉल्ड एज गैंग्लियन बेटा। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एज कम्पेयर टू प्रीवियस फाइलम, जो हमने इससे पहले फाइलम पढ़े उनसे ज्यादा बेटर नर्वस सिस्टम किस में देखने को मिलता है, एनालीड्स में देखने को मिलता है। और सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, पेल्स पाई जाती है, एंड आईज। ऑल्दो ये एडवांस्ड आईज नहीं होती है, बट आई लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं बेटा। तो ये नर्वस सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं तो इसमें ध्यान से देख लीजिए बच्चा, मैं इसको हाईलाइट भी करूंगा आपके लिए। तो ये बॉडी का सबसे पहले आपको पता है, ये बॉडी का डॉर्सल साइड हो गया, ये बॉडी का वेंट्रल साइड हो गया। और ध्यान से इधर देख लीजिए बेटा, वेंट्रल साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर से अगर आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, तो ये क्या है बेटा, ये एक नर्व कॉर्ड है, और इसके पीछे दूसरा नर्व कॉर्ड होगा बेटा। तो ध्यान से देख लो नर्व कॉर्ड किस साइड में है, वेंट्रल साइड में है बेटा। यहाँ पे लिखा भी है ये नर्व कॉर्ड है बेटा, तो ये वेंट्रल साइड में। यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है, बट इमेजिन कर लीजिए इसके इधर बेटा और एक ऐसे ही होगा, यहाँ पे दूसरा नर्व कॉर्ड ऐसे होगा जो इसके पैरेलली रन कर रहा है बेटा। तो दो नर्व कॉर्ड्स होते हैं। अब आगे देख लीजिए, जब ये नर्व कॉर्ड हेड के नजदीक पहुंच गया, ध्यान से देख लो बेटा, ये इधर वाले नर्व कॉर्ड का एंड है, रेड में मैं जो बना रहा हूँ, और ये इधर वाले नर्व कॉर्ड का एंड है बेटा। तो दोनों नर्व कॉर्ड्स आगे आके जुड़ गए बेटा, और एक रिंग के समान स्ट्रक्चर बनाया। ये बेटा इधर रिंग के समान स्ट्रक्चर बनाए इधर, और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सर्कम एंटेरिक रिंग बोलते हैं, जो इनके ब्रेन के समान होता है बच्चों। तो ओवरऑल नर्वस सिस्टम में आपको यही दो मेन चीजें देखने को मिलती है, सर्कम एंटेरिक रिंग एंड टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स बेटा। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है आईज है बेटा, सेंस ऑर्गन आईज है, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बेटा पेल्प्स बोलते हैं, ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, इनको हम एंटीने बोलते हैं बेटा। तो इनमें पेल्प्स भी होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स, ये लंबे स्ट्रक्चर्स एंटीने होती है, और इसके अलावा क्या पाई जाती है बेटा, आईज भी पाई जाती है, जो यहाँ पे हाईलाइटेड है ऑलरेडी। तो ये इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। रिप्रोडक्शन की हम अभी बात कर चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, बाइसेक्सुअल भी है एंड यूनिसेक्सुअल भी है। डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल बेटा। डायोशियस का एग्जांपल नीरीज आएगा, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एंड मोनोशियस में अर्थवर्म एंड लीच आती है, तो मतलब अर्थवर्म भी हर्माफ्रोडाइट है एंड लीच भी हर्माफ्रोडाइट है बेटा, ठीक है। अब लास्ट वाला लाइन इंपॉर्टेंट है,
लास्ट लाइन में लिखा है कि एनालिडा एंड मोलस्का। हम अभी पढ़ेंगे बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं एनालिडा, ठीक है ना। एनालिडा के बाद हमें पढ़ना है आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के बाद हमें पढ़ना है मोलस्का। अब ध्यान से समझ लो इसको, ये लाइन आपको बता रही है बेटा एनालिडा एंड मोलस्का आपस में रिलेटेड है, ये आपस में रिलेटिव्स है, इनकी आपस में बेटा कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है ना। और वो कनेक्शन हमें कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है बेटा बिकॉज एनालिडा के अंदर एक लार्वा पाया जाता है जिसको हम ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सेम लार्वा किसमें देखने को मिलता है, मोलस्का में भी देखने को मिलता है। मतलब इनकी जो रिलेटिवनेस है बेटा, इनकी जो आपस में रिश्तेदारी है, ठीक है, इनके जो आपस में बेटा कनेक्शन है, वो किसकी वजह से है बेटा, वो एक सिमिलर लार्वा की वजह से है, जिस लार्वा को हम क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं। और ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे फॉर्म ट्रोकोफोर लार्वा, मतलब इनमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज इनमें ट्रोकोफोर लार्वा बनता है और कुछ में नहीं बनता है। और यही ट्रोकोफोर लार्वा बेटा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मोलस्का में भी देखने को मिलेगा। मतलब एनालिडा के अंदर एक कैरेक्टर मोलस्के के समान होता है या मोलस्का के जैसा होता है, और वो कौन सा होता है बेटा, वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है। क्लियर हो गया, ये समझ आया? ये समझ आया कि नहीं? चलिए, अब मेरे को एक बात बताइए, अब मेरे को एक बात बताइए बेटा कि पॉरिफेरा जो थे ना, पॉरिफेरा, ठीक है, आप में से कोई भी बता देना, पॉरिफेरा के लार्वा का नाम बता दो फटाफट। शाबाश, पॉरिफेरा के लार्वा का नाम बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कौन सा? हाँ जल्दी बता बच्चा, क्या है? शाबाश, कितना टाइम लगता है आंसर करने के लिए? जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पॉरिफेरा के लार्वा का नाम क्या है? एम्फीब्लास्टुला है, पैरेन्काइमुला है, सीलोब्लास्टुला है एंड स्टीरियोब्लास्टुला है। नालायकों की तरह ना एक एक घंटा लगा लेते हो एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, जैसे कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। बस फालतू में हमने विजन ज्वाइन कर लिया, अब हम पता नहीं क्या उखाड़ेंगे। विजन ज्वाइन करने से आप कुछ नहीं उखाड़ने वाले हो जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप कुछ पढ़ोगे नहीं। विजन का काम था आपको बेटर टीचर देना, अच्छी फैसिलिटी देना, वो कोशिश किए हैं और दिया भी है बेटा। और फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो फिर फायदा क्या है विजन ज्वाइन करने का, फिर तो आप घर पे ही बेटर थे। तो एटलीस्ट जिस इंसान ने, जिस पर्सन ने आपके लिए इतना कुछ एफर्ट लगाया है, इतना कुछ मेहनत किया है कि आपको इतनी दूर, मतलब बांग्लादेश के नजदीक आप सब लोग रहते हो, इतनी दूर बेटा आपको वो टीचर्स ला के दिए जो दिल्ली में काम कर चुके हैं, गुवाहाटी में काम कर चुके हैं, उनको रिक्वेस्ट करके आपके गाँव में लाया है जहां पे भी आप रहते हो, और फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो फिर फायदा क्या है ऐसी पढ़ाई का? एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप 5 मिनट लगा लेते हो। इतना भी आपका नेटवर्क खराब नहीं है वहां पे कि आप आंसर जल्दी नहीं कर सकते। और कुछ बच्चों को तो अभी तो मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, कुछ बच्चों को तो मैं भी जानता भी नहीं हूँ कि वो कौन है। रीजन क्या है कि कोई इंटरेक्शन नहीं है क्लास में, कभी कुछ पूछा ही नहीं है। चले, पॉरिफेरा के अंदर हमने पढ़ा था एम्फीब्लास्टुला, सीलोब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमा। सीलेंट्रेटा के अंदर हमने पढ़ा था प्लेन्यूला बेटा। टीनोफोर्स के अंदर हमने पढ़ा था साइडिपिड लार्वा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लार्वाज है, इनका प्लीज नाम याद रखो बिकॉज एग्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं। एंड फिर हमने आज पढ़ा और एक लार्वा बेटा, दैट इज ट्रोकोफोर लार्वा। और ट्रोकोफोर लार्वा पहले पहले एग्जाम में बहुत बार आया है बट रिसेंटली नहीं पूछा गया है, बट कभी भी पूछा जा सकता, तो याद रखेंगे ट्रोकोफोर लार्वा मोलस्का का भी लार्वा होता है और एनेलिडा का भी लार्वा होता है बेटा, तो ये याद रखेंगे। अच्छा मेरे को ये बताइए एनेलिडा जब चलते हैं ना, एनेलिडा जब लोकोमोशन करते हैं, लोकोमोशन के लिए बेटा एनेलिडा किस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, किस अपेंडेज को यूज करते हैं? शाबाश,
जल्दी जल्दी, एनालिडा लोकोमोशन के लिए किस अपेंडेज को यूज करते हैं? पैरापोडिया। तो ये पैरापोडिया हो गया बेटा ना, ये पैरापोडिया हो गया। चलिए, एनालिडा बेटा जब चलते चलते इनको ग्रिप बनाना होता है, किसी चीज को पकड़ना होता है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? शाबाश, क्या यूज करते हैं, जल्दी बोलिए। सर ये यूज करते हैं सीटे बेटा, ठीक है ना। अब ये सीटे क्या होते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ शुरुआत वाली क्लास में ही, बट आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम इनको एक बार देख भी लेते हैं कि सीटे ऐसे दिखने में कैसे होते हैं बेटा। बट उससे पहले याद रखेंगे, सीटे जो होते हैं बेटा ये बहुत पतले हियर के समान, ठीक है ना, ब्रिसल लाइक। ब्रिसल का मतलब होता है जब आप ब्रश करते हैं ना, तो ब्रश में बेटा वो लगे रहते हैं, वो स्मॉल मतलब वो हियर लाइक लगे रहते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, तो उनको इंग्लिश में ब्रिसल्स बोला जाता है। दे आर कॉल्ड एज ब्रिसल्स बेटा, ठीक है। ब्रश के ऊपर जो लगे रहते हैं छोटे छोटे से, ऐसे अगर ये ब्रश है यहाँ पे वो ऐसे छोटे छोटे लगे रहते हैं ऐसे, दीज आर कॉल्ड एज ब्रिसल्स बेटा, इनको हम ब्रिसल्स बोलते हैं। तो हमारे सीटे भी जो होते हैं ना बेटा, दे आर हियर और ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स जो काइटिन प्रोटीन के बने होते हैं बेटा। दे आर काइटिनस इन नेचर, काइटिन प्रोटीन के बने होते हैं एंड अनजॉइंटेड होते हैं, जो या तो पैरापोडिया के ऊपर मिलेंगे या तो डायरेक्टली बॉडी के ऊपर मिलेंगे। मतलब कुछ एनिमल्स के अंदर ये पैरापोडिया के ऊपर होते हैं, जैसे आपने नीरीज के अंदर देखा था, एंड कुछ के ऊपर बेटे डायरेक्टली बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे हम अर्थवर्म के अंदर देख लेते हैं बेटा। तो अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखेंगे तो ये देख लीजिए इधर, ध्यान से देख लेना। अच्छा पहले मेरे को बता बेटा ये क्या है, व्हाट इज दिस? शाबाश, क्या है ये? ये सेगमेंट्स है बेटा। इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज, इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज मेटामर्स बेटा। दो मेटामर के बीच में देख लीजिए ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये रिंग के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा। दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एन्यूलाई और एन्यूलस बेटा, इसको हम एन्यूलाई और एन्यूलस बोलते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए बेटा, हर मेटामर के ऊपर आपको ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये देख लीजिए बेटा, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को सीटे का नाम दिया जाता है बेटा। अगर आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पिक्चर है, तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज पैरापोडिया बेटा। ये नीचे पैरापोडिया दिखाई दे रहा है, ये नीचे पैरापोडिया दिखाई दे रहा है, एंड उसके ऊपर देख लीजिए बेटा ये वाला पॉइंट स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम सीटे का नाम देते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एज सीटे बच्चा। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ सीटे, या सीटे प्रेजेंट है कि वो एब्सेंट है बेटा, इसके बेसिस पे एनालिटिक्स के 3 क्लासेस होते हैं। एक को हम बोलते हैं पॉलीचीटा, एक को हम बोलते हैं ओलिगोचीटा, और एक को हम नाम देते हैं हेरोडीनिया। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, वो एनालिट्स जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीटे पाए जाते हैं, ठीक है, मेनी सीटे पाए जाते हैं, उनको हम पॉलीचीटा बोलते हैं बेटा। वो एनालिट्स जिनकी बॉडी के ऊपर थोड़े बहुत सीटे पाए जाते हैं, फ्यू सीटे पाए जाते हैं, उनको हम ओलिगोचीटा बोलते हैं। और वो एनालिट्स बेटा जिनमें सीटे होते ही नहीं है, मतलब सीटे एब्सेंट है बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम हेरोडीनिया बोलते हैं बच्चा। तो देख लीजिए इधर क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ सीटे और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स बेटा, हमारे पास एनालिडा के 3 क्लासेस है, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा एंड हेरोडीनिया। तो पॉलीचीटा मतलब जिनमें बहुत सारी सीटे, जहां पे देख लीजिए इसको हम सी माउस बोलते हैं बेटा, इसको हम एफ्रोडाइट बोलते हैं, एफ्रोडाइट, और शॉर्ट में इसको सी माउस बोला जाता है, जिसका पिक्चर देख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए इसकी बॉडी के ऊपर क्या है, ये सीटें दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा, यहाँ पे भी देख लीजिए ये सीटें है। तो मल्टीपल से मेनी सीटें है बेटा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पॉलीसीटा बोला जाता है। तो यहाँ पे आप पॉलीसीटा की सारी एग्जाम्पल याद रखेंगे, कोई भी एग्जाम्पल आपसे छूटना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है वो तो याद करना ही करना है, बट उसके अलावा जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंटली ये 2 एग्जाम्पल याद रख लेना, नीरीज एंड सबीला बेटा। बट ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप सबको याद रखेंगे। नीरीज को हम कॉमनली रैगवर्म बोलते हैं,
काम वर्म बोलते हैं या सैंड वर्म बोलते हैं। एफ्रोडाइट को हम कॉमनली सी माउस बोलते हैं। पॉलिनिया को हम कॉमनली स्केल वर्म बोलते हैं। जियोपेटेरस को हम कॉमनली पेडल वर्म बोलते हैं। अर्निकोला को हम कॉमनली लग और लोब वर्म बोलते हैं। ग्लाइसेरा को हम कॉमनली स्मूथ ब्लड वर्म बोलते हैं। एंड सबेला को हम कॉमनली पीकॉक वर्म बोलते हैं। ऑल्दो एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई शक नहीं रखने, बट कभी कभी क्या आता है बेटा, क्वेश्चन आता है विच, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड एज काम वर्म बेटा, फॉर एग्जाम्पल। फिर ऑप्शन यहाँ पे 1 से 4 ऑप्शन तो दिए जाएंगे ना। मान लीजिए वहां पे नीरीज दिया गया, एफ्रोडाइट दिया गया, पॉलिनियो दिया गया, एर्निकोला दिया गया। तो जब आप एक बार एटलीस्ट इनको रिवाइज करेंगे तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि इसका कॉमनली क्या नाम है या ये किस फाइलम से बिलोंग करता है। आपका आंसर सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो बेटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देने की, ताकि आपसे कोई चीज गलत ना हो बेटा, आपसे कोई चीज मिस ना हो, और एग्जाम में आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ये कभी पढ़ा ही नहीं है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया आपको रहना चाहिए। इसलिए ये सारी एग्जाम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीरीज एंड सबेला प्रॉपरली इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। तो ये ओलिगोचीटा, ये पॉलीचीटा हो गया बेटा। अब ओलिगोचीटा पे आते हैं। ओलिगोचीटा में फ्यू सीटेज होते हैं। जैसे आपने अभी अर्थवर्म का डायग्राम देखा था, तो वहां पे बेटा 1 2 ऐसे सीटेज मिलते थे, मतलब फ्यू सीटेज होते हैं बेटा। ये अर्थवर्म का, ये ओलिगोचीटा का कैरेक्टर है। बट ओलिगोचीटा में आप और एक चीज भी देख लीजिए कि ओलिगोचीटा में बेटा जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, रिप्रोडक्शन का टाइम मतलब जब ब्रीडिंग सीजन आता है बेटा, जब ब्रीडिंग सीजन आता है, तो ओलिगोचीटा मेंबर्स के अंदर ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन बेटा एक स्ट्रक्चर बॉडी में डेवलप होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर एकदम अलग से दिखाई दे रहा है आपको। इस स्ट्रक्चर को हम क्लाइटेलम बोलते हैं बेटा, इसको हम क्लाइटेलम बोलते हैं। सो इन केस ऑफ ओलिगोचीटा ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन बेटा एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है बेटा जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हम क्लाइटेलम बोलते हैं। तो पॉलीचीटा के अंदर क्लाइटेलम एब्सेंट होता है, ये याद रखेंगे बेटा, लेकिन ओलिगोचीटा के अंदर क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। और कब बनता है बेटा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग सीजन में बनता है। एंड शॉर्ट में और एक चीज याद रखेंगे, ओलिगोचीटा को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अर्थवर्म्स बेटा। ठीक है ना, क्लास ओलिगोचीटा इज कॉमनली कॉल्ड एज अर्थवर्म। तो याद रखेंगे अर्थवर्म किस फाइलम से बिलोंग करती है, तो फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करते हैं। अर्थवर्म किस क्लास से बिलोंग करती है, क्लास ओलिगोचीटा से बिलोंग करती है। अर्थवर्म के अंदर बेटा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, और वो क्या होता है बेटा, वो क्लाइटेलम और शॉर्ट में क्लाइटेलम होता है। तो ये एक रिप्रोडक्शन, ये याद रखेंगे क्लाइटेलम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। क्लाइटेलम प्रेजेंट डेवलप्ड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, कॉमनली कॉल्ड एज अर्थवर्म बेटा। तो एग्जांपल क्या है ओलिगोचीटा का, फेरिटीमा, फेरिटी को हम कॉमनली बोलते हैं कॉमन अर्थवर्म बेटा, साइंटिफिक नेम है अर्थवर्म का। एंड ब्लड वर्म जो होती है बेटा, इसको कॉमनली ट्यूबिफेक्स बोलते हैं। अगर आपने बेटा कभी नाली वाली होती है ना, घर के सामने से जो नाली बहती है, अगर आपने कभी उस पानी को नजदीक से देखा हो, तो उसमें बेटा एक रेड कलर का ऐसे वर्म घूमता रहता है, ऐसे एक ही जगह पे वो ऐसे घूमते रहते हैं रेड कलर के, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबिफेक्स बोलते हैं बेटा। तो वो भी किससे बिलोंग करते हैं, ओलिगोचीटा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हेरिडिनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा है एग्जाम के लिए। इनमें सीटेज नहीं होते हैं, इनको हम कॉमनली लीच बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इनको कॉमनली लीच बोला जाता है बेटा। ये एक्टो पैरासाइट होते हैं, मतलब ये बॉडी के ऊपर पैरासाइटिक का काम करते हैं, बट बाहर से। और आसाम के अंदर मैंने बहुत देखे हैं बेटा, ये पाक वाम में अगर घूमने जाएंगे तो बहुत सारी आपको लीच दिखाई देती है। और लीच कभी कभी बेटा आपके पैर पे भी चिपकती है, अगर आप कभी गाय वाय ले जाते हैं घुमाने के लिए खेत वेत में, उसकी बॉडी के ऊपर या पैर के ऊपर देखेंगे बेटा, वहां पे चिपकती रहती है। तो क्यों चिपकती है, बिकॉज दे आर एक्टो पैरासाइट्स बेटा, ये बॉडी के बाहर ब्लड के ऊपर फीड करती है। मतलब अगर आपकी टांग वहां पे चिपक गई ना, तो चिपकने के बाद बेटा आपकी बॉडी से क्या लेती है, ब्लड लेती है बेटा, बिकॉज दे फीड ऑन ब्लड, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, संगिवोरस बोलते हैं बेटा। संगिवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो ब्लड के ऊपर फीड करते हैं। जैसे मस्कीटो है बेटा, मस्कीटो भी ब्लड के ऊपर फीड करता है, इसलिए मस्कीटो भी क्या है, संगिवोरस है। और सिमिलरली लीच भी ब्लड के ऊपर फीड करता है बेटा, इसलिए इनको संगिवोरस बोला जाता है। बिकॉज इनको ब्लड को सक करना पड़ता है, ब्लड को चूस के निकालना पड़ता है, इसलिए इनका माउथ कैसा होता है, सक्टोरियल टाइप ऑफ माउथ होता है बेटा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बिकॉज इसमें बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए। इंपॉर्टेंट है हेरिडिनिया को कॉमनली लीच बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है हेरिडिनिया एक्टोपैरासाइट है, इंपॉर्टेंट है हेरिडिनिया संगिवोरस है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है बेटा,
मैंने आपको पहले ही बोला है बेटा, एनालिडा के अंदर सीलोम पाया जाता है, ट्रू सीलोम पाया जाता है। लेकिन अगर आप हेरोडिनिया को देखेंगे ना, मान लीजिए ये हेरोडिनिया का सीलोम है, तो हेरिड नॉर्मली बेटा सीलोम के अंदर सीलोमिक फ्लूइड होता है, जो हमें ऑलरेडी पता है। बट हेरिडिनिया के अंदर बेटा क्या किया जाता है, सीलोमिक फ्लूइड के बदले कनेक्टिव टिश्यू भरा जाता है। मतलब सीलोम को हम भर के रखेंगे किससे, कनेक्टिव टिश्यू से बेटा। तो दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज बोट्राइडल टिश्यू बेटा। तो याद रखेंगे बोट्राइडल टिश्यू क्या होता है, बोट्राइडल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होता है जो पाया जाता है बेटा इन द सीलोम ऑफ एनालिडा। लेकिन किस एनालिडा के अंदर, हेरोडिया एनालिडा के अंदर बेटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जो याद रखेंगे। तो एग्जांपल्स क्या है बेटा हेरोडिनिया की, हेरोडिनेरिया जो कॉमनली बेटा पाकवा में आपको लीच दिखाई दे रही है, उसको हम कॉमनली कैटल लीच और ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, और साइंटिफिकली इसको बेटा हेरोडिनेरिया बोला जाता है, जो थेरेपी में यूज की जाती है। आपने अगर आपके घर में बेटा अगर कोई आयुर्वेदा के साथ कोई डॉक्टर वॉक्टर है, BUMS वाला डॉक्टर है, तो वो कभी कभी क्या करते हैं बेटा, पेशेंट्स को थेरेपी देते हैं, इसको हम लीच थेरेपी बोलते हैं बेटा, लीच थेरेपी बोला जाता है, जो आपकी बॉडी से गंदा खून और इम्प्योर ब्लड जो होता है बेटा उसको बाहर निकालती है। और उन लीच को हम क्या बोलते हैं, उनको हम हिरुडो बोलते हैं। हिरुडो को मेडिसिनल लीच भी बोलते हैं बेटा, इसको मेडिसिन में यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ डेला, इसको हम स्केट सकर बोलते हैं। तो ये तीनों एग्जांपल्स है बेटा एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों आप अच्छे से याद रखेंगे। सो दिस इज एंड ऑफ एनालिडा बेटा। तो यहाँ पे हमने एनालिडा खत्म कर दिया बच्चों। तो अभी शुरुआत से लेकर अभी तक एनालिडा में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो, नहीं है फिर हम आगे बढ़ते। शाबाश, जल्दी जल्दी। एनी डाउट्स इन दिस? एनालिडा में सब क्लियर हो गया? जल्दी बच्चा, एनालिडा क्लियर? क्या पूछ रहे हो बच्चा? पाइडियम क्या होता है? जोर से आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरे लिए, एक बार ऑफ करके ऑन करके फिर से एक बार पूछो। सर ये पाइगिडियम क्या होता है? अच्छा, पाइजीडियम बेटा, पाइजीडियम बेटा, ठीक है। देखो इधर इमेजिन कर लो बेटा कि ये आप अर्थवर्म यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये अर्थवर्म को आप देख रहे हैं। इमेजिन कर लिए आप अर्थवर्म के पोस्टीरियर साइड को देख रहे हैं। पोस्टीरियर साइड कौन सा साइड होता है बेटा, आगे वाला साइड होता है कि पीछे वाला साइड होता है? शाबाश, आगे वाला सर। पोस्टीरियर साइड आगे वाला साइड होता है, पीछे वाला। यार कहाँ फंस गया मैं भैया, एंटीरियर साइड आगे वाला साइड होता है, एंटीरियर आगे वाला साइड हो गया, पोस्टीरियर बेटा पीछे वाला साइड हो गया। जहां पे आपका हेड है ना, जहां पे आपका बेटा सर है, खोपड़ी आपकी है, तो हेड वाले रीजन को एंटीरियर बोला जाता है। तो जहां पे आपके पैर है ना अभी बेटा, उसको पोस्टीरियर बोला जाता है। तो इमेजिन कर लीजिए ये अर्थवर्म है बेटा, ठीक है ना, और मैं बोल रहा हूँ कि ये अर्थवर्म का पोस्टीरियर साइड है। तो पोस्टीरियर का मतलब क्या हुआ, पीछे वाला साइड है बेटा, ठीक है ना। आप पीछे वाले साइड में देख सकते हो बेटा, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको मेटामर दिखाई दे। जैसे ये पहला मेटामर हो गया, ए ब्लैक में यूज करता हूँ, तो मैं मेटामर अगर दिखा दूं आपको, तो ये मेटामर हो गया बेटा, फॉर एग्जाम्पल ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ एंड सो ऑन। अब इस नंबरिंग में मेरे को आप देख के बताओ बेटा, अगर ये साइड पोस्टीरियर साइड है, मतलब पीछे वाला साइड है, तो सबसे लास्ट वाला मेटामर कौन सा है? ए बी सी डी ई एफ में से लास्ट वाला मेटामर कौन सा है? शाबाश, जिसने क्वेश्चन पूछा ना वही इसका आंसर करेगा। लास्ट वाला मेटामर कौन सा है? ए है ना, दिखाई, एफ लास्ट वाला है क्या? अरे भैया ये पोस्टीरियर साइड है, दिमाग कहाँ है तुम्हारा, ये पोस्टीरियर साइड है। पोस्टीरियर मतलब बेटा अर्थवर्म का पीछे वाला साइड है। अब पीछे वाले साइड में बेटा आप अपनी आंखों से देखो, लास्ट वाला सेगमेंट कौन सा दिखाई दे रहा है? एफ दिखाई दे रहा है। नंबरिंग पे मत जाओ, आप सेगमेंट को देखो बेटा, फ्रेगमेंट्स को देखो, लास्ट वाला फ्रेगमेंट कौन सा दिखाई दे रहा है? एफ लास्ट वाला है क्या? सर ए। दिमाग है भी कि नहीं है? एफ वाला लास्ट है क्या? नहीं है बच्चा, ए वाला लास्ट है। जिसने क्वेश्चन पूछा उससे मैं बात कर रहा हूँ अभी, बाकी चुप ही रहना। समझ आ रहा है कि नहीं है? कौन सा लास्ट है बेटा, एफ है कि ए है? सर ए। समझ आ रहा है ना कि खुद ही बता रहे हो? क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर।
बिकॉज दिस इज द, अगर आप नंबरिंग हटा भी दोगे बेटा, अगर आप नंबरिंग से कंफ्यूज हो रहे हो ना, ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बेटा अर्थवर्म का हेड होगा, तो ये एंटीरियर साइड हो गया। ये अर्थवर्म का लास्ट वाला पार्ट है बेटा, तो ये पोस्टीरियर साइड हो गया। तो पोस्टीरियर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ना, लास्ट वाला फ्रेगमेंट है, ये सेकंड लास्ट वाला फ्रेगमेंट है, ये उसके बाद फ्रेगमेंट होगा बेटा, ऐसे समझ लीजिए। अगर मैं इसको इधर से नंबरिंग कर दूं, ये मान लीजिए ये फ्रेगमेंट 10 है, ये 11 हो गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। अब कौन सा फ्रेगमेंट लास्ट है बेटा, 10 वाला लास्ट है कि 21 वाला लास्ट है? सर 21। क्लियर है ना? तो दिस लास्ट फ्रेगमेंट बेटा और दिस लास्ट मेटामर जो एनालीड की बॉडी के अंदर पाया जाता है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पाइजिडियम बेटा, इसी को हम पाइजिडियम का नाम देते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? समझ आया? समझ आया कि नहीं समझ आया? आया सर। चले और बताओ बेटा, और किसी को कोई डाउट है शुरुआत से लेकर अभी तक? फटाफट बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। किसी को कोई डाउट नहीं है? शाबाश, शुड आई टेक इट बेटा? किसी को कुछ पूछना नहीं है? आगे बढ़ जाओ मैं फिर। सर यार क्या लोग हो तुम यार, 10 बार एक ही बात पूछनी पड़ती है आप लोगों से। चलिए, अब हमारा एनालिडा खत्म हो जाता है। एनालिडा के बाद बेटा हमारा नेक्स्ट फाइलम जो आता है, दैट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा बेटा। ठीक है ना? अब आर्थ्रोपोडा को समझने के लिए हम सबसे पहले चींटी को देख लेते हैं बेटा। तो ये आपके सामने चींटी दिखाई दे रही है आप सबको, तो ये है मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा बेटा। तो इसी से आप समझो कि व्हाई दिस फाइलम इज कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा बेटा। पहले तो मेरे को बताइए, इस चींटी को देख के क्या आपको बेटा चींटी के पैर, चींटी की लेग्स दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है चींटी की लेग्स? शाबाश, दिखाई दे रही है कि नहीं बच्चा? अब चींटी के लेग्स को ध्यान से देखो। ये इसकी लेग है बेटा, तो इसकी लेग के ये पहला पार्ट है, फिर ये दूसरा हिस्सा है इधर तक, फिर इधर से तीसरा हिस्सा है, ये और एक हिस्सा है, और फिर ये छोटे छोटे से 3-4 हिस्से है बेटा। तो ये चींटी की एक लेग हो गई। यहाँ पे क्लियरली नजर नहीं आता, ये देख लीजिए बेटा, यहाँ दूसरी लेग है, तो ये लेग का पहला पार्ट है। नेटवर्क स्लो है क्या? एक मिनट रुक जाए, मैं वाईफाई चेंज कर लेता हूँ बेटा, 1 मिनट दे दीजिए, मैं वाईफाई चेंज करता हूँ।
अभी बताइए बेटा, अभी बताइए, अभी वॉइस क्लियर आ रहा है? पहले से क्लियर आ रहा है अभी? यस सर। यस सर। गुड गुड, ठीक है। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, तो एनालिडा हमारा खत्म हो गया। अभी हम आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आर्थ्रोपोडा में आपको बेटा एक एंट का, एक चींटी का पिक्चर दिखाई दे रहा था। तो मैंने आपको बोला क्या चींटी में आपको लेग्स दिखाई दे रही है? आपने बोला यस सर, लेग्स क्लियरली दिखाई दे रही है। फिर हमने लेग को थोड़ा जूम किया बेटा। तो आप मेरे को बताइए, लेग के पार्ट्स मैंने बोले थे आपको, ये अलग अलग पार्ट्स आपने सुना था ना? तो लेग में बेटा अलग अलग पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट्स है लेग्स के बेटा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, अगर ये पार्ट नंबर ए है और ये पार्ट नंबर बी है और ये लेग का पार्ट नंबर सी है, ए बी एंड सी के अगर अलग अलग पार्ट्स है, ए बी सी बेटा अगर अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, तो इन स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ने का काम कहाँ पे हो रहा है बेटा? इस पॉइंट पे हो रहा है। यहाँ पे ये जुड़ रहा है ए बी के साथ, यहाँ पे जुड़ रहा है बेटा बी सी के साथ। तो जिन जगह पे ये जुड़ते हैं ना बेटा, वहां पे क्या मिलेंगे बेटा? वहां पे जॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। बिकॉज अपेंडेज है, अपेंडेज अगर अलग अलग पार्ट्स का बना है तो जोड़ने का काम कौन करेगा बेटा? जॉइंट करेगा। तो हर लेग को आप देख लीजिए ध्यान से, मेरे को बताइए क्या हर लेग के अंदर जॉइंट है कि नहीं है? है ना बच्चा? एवरी लेग इज हैविंग इट्स जॉइंट बेटा। यहाँ पे भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, और आगे वाले साइड जो उधर वाला साइड है बेटा, वहां पे भी आपको क्या मिलेगा? क्लियरली जॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जॉइंट जो होता है ना बेटा, जॉइंट वर्ड को बेटा अगर आप ग्रीन लेटर्स में लिखोगे या ग्रीन नॉमेनक्लेचर में लिखोगे, उसको आर्थ्रोस बोलते हैं, ठीक है। जॉइंट्स इन ग्रीक आर कॉल्ड एज आर्थ्रोस बेटा। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट और जॉइंटेड। एंड पोडोस वर्ड जो होता है बेटा, पोडोस उसका मतलब होता है लेग, उसका मतलब लेग होता है बेटा। तो दिस फाइलम इज कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा, या अगर मैं लिखूं बेटा ऐसे, इसको हम बेटा आर्थोस पोडोस बोलते हैं बेटा। आर्थोस का मतलब होता है जॉइंटेड एंड पोडोस का मतलब होता है लेग्स बेटा। सो बिकॉज दीज एनिमल्स हैव जॉइंटेड लेग्स और जॉइंटेड अपेंडेज बेटा, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। तो दिस फाइलम इज नेम्ड एज आर्थ्रोपोडा, इसको नाम ही आर्थ्रोपोडा पड़ा है बिकॉज इनकी बॉडी में जो अपेंडेज आपको देखने को मिलेंगी, वो अपेंडेज कैसी होती है बेटा? जॉइंटेड अपेंडेज होती है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेज बेटा, इनको आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। जब मैं आपको एनालिडा पढ़ा रहा था ना, एनालिडा में मैंने जब आपको पैरापोडिया पढ़ाया, ठीक है ना, तो पैरापोडिया में बेटा हमने क्या लिखा था? हमने जॉइंटेड लिखा था कि अनजॉइंटेड लिखा था? अनजॉइंटेड। और वहां पे मैंने बोला था बेटा आपको कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना कि दैट एनालिड्स के अंदर अनजॉइंटेड अपेंडेज होता है। और वो इंपॉर्टेंट क्यों था? मैंने बोला था मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब एनालिड्स के बाद आर्थ्रोपोड बता दूंगा बेटा। एनालिड का अनजॉइंटेड होना इंपॉर्टेंट है बिकॉज आर्थ्रोपोडा का नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा ही इसी वजह से है, बिकॉज दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज बेटा। अगर एनालिडा में भी जॉइंटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता ना, तो फिर शायद हम इस फाइलम को आर्थ्रोपोडा नाम नहीं देते, कुछ और नाम देते बेटा। बट इसका नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा ही है इसी रीजन की वजह से दैट कोई भी मेंबर इस फाइलम में से आप देख लो बेटा, हर मेंबर के अंदर एक स्ट्रक्चर कॉमन रहेगा, और वो ये होगा बेटा कि इनके अपेंडेज जो होंगे, अपेंडेज मतलब बॉडी के बाहर वाले स्ट्रक्चर्स जो होंगे बेटा, वो जॉइंटेड देखने को मिलेंगे। कॉमनली लेग्स कैसी होती है बेटा? जॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे एंटीने है, ये एंटीने है, एंटीने भी अपेंडेज ही होता है बेटा। तो ये भी देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको? जॉइंटेड स्ट्रक्चर मिलेगा बेटा। मतलब बॉडी के बाहर जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा, जो भी अपेंडेज मिलेगा, वो कॉमनली जॉइंटेड होगा बेटा। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड्स। ये तो क्लियर हो गया सभी को बेटा, व्हाई दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड्स? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी? दिस इज डन। चलिए सेकंड, आप सेकंड चीज अब याद रखेंगे कि किसने इनको आर्थ्रोपोडा नाम दिया, किसने आर्थ्रोपोडा का फाइलम शुरू किया बेटा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, दो साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक का नाम बेटा वॉन सीबोल्ड एंड दूसरा का नाम है बेटा स्टैनियस। तो ये दो साइंटिस्ट है बेटा जिन्होंने एस्टेब्लिश किया किसको? फाइलम
आर्थ्रोपोडा को बेटा, ठीक है ना। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी या बड़ा आश्चर्य होगा बेटा, दैट हमारी दुनिया के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी लिविंग स्पीशीज है, जितनी भी लिविंग एनिमल स्पीशीज है बेटा, ठीक है ना, उसमें सारे बर्ड्स आएंगे, सारे मैमल्स आएंगे, सारे रेप्टाइल्स आएंगे, सारे फिशेस आएंगे, सारे एम्फीबियंस आएंगे, सारे पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, मतलब वो सब आएंगे। उन सबको अगर मैं इकट्ठा कर दूं, उन सबको मैं बेटा अगर एक जगह जमा कर दूं, उन सारी लिविंग स्पीशीज में से 2/3 जो लिविंग स्पीशीज होती है, आप समझ लो बेटा कितना बड़ा इनका नंबर है। 2/3 जो नंबर में मिलेंगे ना, वो ओनली कौन से होंगे बेटा, वो आर्थ्रोपोडा होंगे। ये नंबर याद रख लें, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज, जितनी भी नेम्ड स्पीशीज, लिविंग स्पीशीज दुनिया के ऊपर है, उनमें से 2/3 स्पीशीज जो है बेटा, 2/3 स्पीशीज जो है वो क्या होती है बेटा, वो ओनली आर्थ्रोपोड्स होती है। बिकॉज आर्थ्रोपोडा का नंबर इतना ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से बेटा किसी इलाके में सांप आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, बर्ड दिखाई दे या ना दिखाई दे, कोई मैमल दिखाई दे या ना दिखाई दे, फिश दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन हर जगह पे, हर हैबिटेट में, हर कंडीशन में बेटा आपको हमेशा क्या दिखाई देगा, आर्थ्रोपोडा दिखाई ही देगा बेटा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप इंसेक्टा ले सकते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं बेटा, इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स ही होते हैं। तो इंसेक्ट आप दुनिया में कहीं पे भी अगर घूमने गए होंगे ना, कुछ दिखाई दे आपको नहीं, लेकिन इंसेक्ट दिखाई देगा। इंसेक्ट में भी बेटा कुछ दिखाई दे या ना दिखाई दे, बट ये तो हमेशा दिखाई देता है बेटा। किचन में जाओ वहां पे भी, स्कूल में जाओ वहां पे भी, बड़े से होटल में जाओ वहां पे भी, तो हर जगह दिखाई देता है। कॉकरोच तो हर जगह देखने को मिलेगा। और कॉकरोच किसका मेंबर है बेटा, इंसेक्टा का मेंबर है। और इंसेक्टा किसका मेंबर है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो आर्थ्रोपोडा आपको हर जगह क्यों दिखाई देते हैं, हर जगह इसलिए दिखाई देते हैं बेटा, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया बेटा। एनिमल किंगडम के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज के बेसिस पे जो सबसे बड़ा फाइलम है बेटा, जो लार्जेस्ट फाइलम है, वो कौन से होते हैं बेटा, दे आर आर्थ्रोपोडा बेटा, वो आर्थ्रोपोडा होते हैं। और एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि लगभग आर्थ्रोपोडा के अंदर मोर देन 11 लाख स्पीशीज पाई जाते हैं। हमने इससे पहले बेटा 16,500 देखा है बेटा, ठीक है ना, 2500 देखा है, 50,000 देखा है, लेकिन यहाँ पे देख लो कितना है, 11 लाख स्पीशीज है। मतलब अलग अलग प्रकार की प्रजातियां है। कितनी प्रजातियां है, 11 लाख प्रजातियां। और हर प्रजाति में कितने मेंबर होंगे, कितने इंडिविजुअल होंगे, वो हम काउंट भी नहीं कर सकते बेटा। तो डिफरेंट 11 लाख स्पीशीज किन की मिलती है, आर्थ्रोपोड्स की मिलती है। पानी में जाओ वहां पे भी मिलेंगे, धरती पे आओ वहां पे भी मिलेंगे, हवा में जाओ वहां पे भी मिलेंगे, बर्फ में जाओ वहां पे भी मिलेंगे। ये हर जगह देखने को मिलते हैं बेटा, बिकॉज दे हैव द लार्जेस्ट नंबर इन द होल एनिमल किंगडम। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आया ना? हाँ सर। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर आपको आर्थ्रोपोडा हर जगह दिखाई देता है, तो बताओ बेटा इस बेसिस पे या इस कैरेक्टर के बेसिस पे क्या ये सक्सेसफुल एनिमल्स है या अनसक्सेसफुल एनिमल्स है बेटा? सक्सेसफुल एनिमल्स होते हैं बेटा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब क्यों सक्सेसफुल होते हैं ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट अभी इसको बस इतना याद रख लीजिए, एनसीईआरटी में लिखा है दे आर सक्सेसफुल एनिमल्स। अब इसका एनसीईआरटी हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे इसे, हम देखेंगे बेटा कि अगर एनसीईआरटी ने लिखा है ये सक्सेसफुल है, इसके पीछे रीजन क्या है, इनको क्यों सक्सेसफुल बोला जाता है, तो हम आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ के देखेंगे। बट अभी बस इतना याद रख लीजिए जितना मैंने आपको अभी बता दिया। अब आगे बताएंगे, कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा और आप उसका आंसर खुद करेंगे, बट जल्दी जल्दी करेंगे आंसर बेटा। तो बताइए फटाफट, आर्थ्रोपोडा बायलैटरली सिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल? जल्दी जल्दी शिवा, बायलैटरली सिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक? एसिलोमेट्स और सिलोमेट्स? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दूंगा बेटा। इनकी बॉडी में बेटा सेगमेंटेशन पाया जाता है, और सेगमेंटेशन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, लेना बेटा ध्यान से। जो भी आर्थ्रोपोडा आप देखो, माइक ऑफ करके रख दीजिए, जो भी आर्थ्रोपोडा आप देखेंगे ना, हर एक आर्थ्रोपोड के अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। बट वो सेगमेंटेशन ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता है, वो मेटामरिज्म नहीं होता है बेटा, वो फॉल्स सेगमेंटेशन होता है। फॉल्स का मतलब हुआ
वो एक्सटर्नल सेगमेंट है, उसको हम सूडो मेटामेरिज्म भी नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रोग्लॉटिड नहीं देखने को मिलता है बेटा। तो यहाँ पे आपको बॉडी के सेगमेंट्स एक्सटर्नली देखने को मिलते हैं। जैसे इधर समझ लीजिए बेटा मैं क्या कहने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे इस इंसेक्ट को देख पा रहे हैं, इट्स आर्थ्रोपोड बेटा, तो इसकी बॉडी को मैं 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या वो हिस्से, तो सबसे पहला हिस्सा तो ये वाला हो गया, फिर दूसरा वाला हिस्सा ये वाला हो गया, टांगों को अगर मैं हटा दूं बेटा तो दूसरा वाला मिडल वाला हिस्सा ये हो गया, एंड तीसरा वाला हिस्सा ये हो गया बेटा। तो बॉडी के 3 मेजर सेगमेंट्स होते हैं। इस सेगमेंट को हम नाम देते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा हेड, दिस इज कॉल्ड एज हेड। इसे हम बोलते हैं थोरैसिक बेटा, इसे हम थोरैसिक बोलते हैं, और इसे हम एब्डोमेन नाम देते हैं। तो आप ध्यान से देख लो बेटा, क्या बॉडी में क्लियरली आपको 3 सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं कि नहीं। अगर मैं हटा दूं कलर यहाँ से, क्या बॉडी के 3 सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे बेटा। शाबाश, पिक्चर को देखे ध्यान से बताइए, क्लियरली है बेटा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे दूसरा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और बीच वाला पार्ट अलग है, इंक्लूडिंग यहाँ पे भी आपको सेगमेंट दिखाई दे रहा है। ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट है, ये हम बाद में देखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज प्रोथोरैसिक, मीजोथोरैसिक एंड मेटाथोर, मतलब थोरैसिक के भी 3 हिस्से हैं, तो वो तो हम अलग से देखेंगे। बट अभी मैं जो कहने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी आर्थ्रोपोड को देखेंगे तो बॉडी के 3 सेगमेंट्स होंगे बेटा। ये पहला वाला सेगमेंट होगा, फिर छोटे छोटे से 3 सेगमेंट्स होंगे ऐसे, ठीक है, और फिर बड़ा वाला और एक सेगमेंट देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये जो सेगमेंट है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज हेड। ये जो 3 सेगमेंट्स है बेटा, इसको हम थोरैसिक बोलते हैं, और ये जो सेगमेंट है बेटा, हम एब्डोमेन बोलते हैं। और थोरैसिक के भी 3 हिस्से होते हैं बेटा, छोटे छोटे से 3 हिस्से होते हैं। इसको हम प्रोथोरैसिक बोलते हैं, इसे हम मीजोथोरैसिक बोलते हैं, एंड इसे हम मेटाथोरैसिक बोलते हैं बेटा। तो ये जो सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये खाली बाहर से दिखाई दे। इमेजिन कर लीजिए बेटा, आपने क्या किया, आप इस एंट की बॉडी के अंदर चले गए, आपने मुंह से एंट्री ले लिया, आप अंदर चले गए। तो जब आप इधर पहुंचेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे अंदर से कॉमन ट्यूब होगा, मतलब यहाँ पे बीच में कोई सेप्टा नहीं होगा बेटा, यहाँ पे बीच में मेटामेरिज्म की तरह कोई वॉल नहीं होगा, कोई दीवार नहीं होगी, अंदर से कनेक्टिविटी होगी बेटा, अंदर से कंटिन्यूअस पाथ होगा। सेम यहाँ पे भी आपको मिलेगा। जब आप थोरैसिक से निकल के एब्डोमेन में जाएंगे, कोई सेप्टम नहीं होगा बेटा, एक कंटिन्यूअस पाथ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी बाहर से सेगमेंटेड दिखाई देती है, बट रियलिटी में अंदर से कोई सेगमेंट नहीं है बेटा, अंदर से कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। जैसे मैं आपको एक जगह अगर दिखा दूं, आप एक मिनट ये देख लीजिए बेटा, इधर इधर ध्यान से देख लीजिए। तो ये बॉडी के 3 सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे बेटा, ठीक है। ये हेड वाला पार्ट हो गया, ये थोरैसिक वाला पार्ट होगा, और ये एब्डोमेन वाला पार्ट होगी, बड़ा वाला एब्डोमेन पार्ट हो गया। तो अंदर से क्लियरली देख लो, कोई सेप्टा बीच में नहीं है, कंटिन्यूअस पाथ है बेटा, एक कॉमन ट्यूब के समान दिखाई दे रहा है। सो बाहर से तो सेगमेंट दिखाई दे रहा है, बट अंदर से कोई सेगमेंटेशन नहीं है, तो ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है बेटा। सो दिस एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज फॉल्स मेटामेरिज्म, और सॉरी दिस इज कॉल्ड एज फॉल्स सेगमेंटेशन बेटा। और ये जो फॉल्स सेगमेंटेशन होता है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि हर सेगमेंट का काम अलग अलग होता है बेटा। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, इस डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पे हेड का काम अलग है, थोरैसिक का काम अलग है, एब्डोमेन का काम अलग है। मेरे को बताओ, चींटी में जो काम हेड कर रही है, क्या वो काम थोरैसिक कर सकता है? नहीं सर। और जो थोरैसिक काम कर रहा है बेटा, क्या वो काम एब्डोमेन कर सकता है? नहीं सर। नहीं। और अगर आपको याद हो बेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ रहे थे, मैंने तब आपको बोला था कि अगर किसी जगह फॉल्स सेगमेंटेशन दिखाई दे, और उस फॉल्स सेगमेंटेशन में हर एक सेगमेंट अपना काम अलग अलग से कर रहा हो, उनके ऑर्गन रिपीट नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पे इधर के ऑर्गन अलग है, इधर के ऑर्गन अलग है, इधर के ऑर्गन अलग है, रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन नहीं है, सीरियल होमोलॉजी नहीं है, हर सेगमेंट में ऑर्गन अलग है और हर सेगमेंट का काम अलग है बेटा। तो मेरे को बताइए, ऐसी सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? पढ़ा चुका हूं मैं। दिस इज कॉल्ड एज, शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज नहीं बच्चा, दिस इज कॉल्ड एज टैगमेटाइजेशन। सूडो मेटामेरिज्म तो खाली एक जगह देखने को मिलता है ना, वो हर जगह देखने को नहीं मिलेगा बच्चा। दिस इज कॉल्ड एज टैगमेटाइजेशन बेटा। सूडो मेटामेरिज्म में कभी कभी सारे सेगमेंट्स का काम एक जैसा भी होता है। सूडो मेटामेरिज्म की अगर आप बात कर रहे हो ना, वहां पे काम सिमिलर होते हैं बेटा,
बट टेगमेटाइजेशन के अंदर सेगमेंट अलग अलग होंगे और हर एक सेगमेंट का काम डिफरेंट होगा। जैसे हमारी बॉडी के 3 सेगमेंट्स हैं, अपनी बॉडी की तरफ देख लो, हमारी बॉडी में भी 3 सेगमेंट, हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन। तो बताओ बेटा क्या तीनों जगह ऑर्गन सेम है? नहीं है बेटा। क्या तीनों जगह का काम एक जैसा है? नहीं है बेटा, काम भी अलग अलग है। इसको हम टेगमेटाइजेशन बोलते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है ना, वो फॉल्स सेगमेंटेशन है, ठीक है ना। बट उसको मैं सूडो मेटामेरिज्म नहीं बोलूंगा, मेटामेरिज्म वर्ड में यहाँ पे यूज नहीं कर सकता बेटा, बिकॉज यहाँ पे सेगमेंट्स के काम अलग अलग है बच्चा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेगमेटाइजेशन बोलते हैं। सो बिकॉज दिस सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज टेगमेटाइजेशन, इसलिए हर एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? टैगमा बोलते हैं बेटा। इसको हम टैगमा बोलते हैं या टैगमेटा बोलते हैं। तो बताओ बेटा इस एनिमल के अंदर कितने टैगमेटा है? जल्दी जल्दी, शाबाश। कितने टैगमेटा है बेटा? 3 टैगमेटा। हेड इज द फर्स्ट टैगमेटा, thoracic is the second टैगमेटा एंड एब्डोमेन इज द थर्ड टैगमेटा बेटा। तो 3 टैगमेटा पाए जाते हैं इसके अंदर। तो ये क्लियर हो गया बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेरे को बताइए, आर्थ्रोपोड्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है कि क्लोज टाइप है? ओपन टाइप होता है। तो अगर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ब्लड कहाँ पे होगा बेटा? ब्लड कहाँ पे होगा? सीलोम के अंदर होगा या साइनसेस के अंदर होगा बेटा? मतलब ब्लड हार्ट से जब निकलेगा ब्लड वेसल में आएगा, और ब्लड वेसल से वो डायरेक्टली कहाँ पे आएगा बेटा? सीलोम के अंदर आएगा। मतलब बॉडी के अंदर बेटा पूरा सीलोम फिल्ड रहता है विद द ब्लड, ठीक है ना। सो बिकॉज दिस सीलोम इज फिल्ड विद ब्लड बच्चा, इसलिए इस सीलोम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम हीमोसील बोलते हैं बेटा। तो हीमोसील का मतलब होता है वो सीलोम विच इज फिल्ड विथ ब्लड बेटा। दैट सीलोम विच इज फिल्ड विथ ब्लड, दैट सीलोम इज कॉल्ड एज हीमोसील बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग आर्थ्रोपोडा देख सकते हैं। इसके अलावा और एक चीज भी देख सकते हैं इधर बेटा। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको आंखें देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी आंखें देखने को मिलती है, ठीक है। दीज आईज आर कॉल्ड एज कंपाउंड आईज बेटा। इनको हम कंपाउंड आईज बोलते हैं। क्यों? बिकॉज हम जैसे हमारी आंख में खाली एक लेंस है, लेकिन इनकी आंख में बेटा छोटे छोटे लेंसेज होते हैं। तो एक आंख बनी है बेटा थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल लेंसेज से, एंड दीज लेंसेज आर कॉल्ड एज ओमेटिडिया बेटा। So because the eyes formed of many small ommatidias, इस वजह से इस आंख को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड आई बोलते हैं बच्चा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइडर भी आर्थ्रोपोडा होता है। प्रॉन आप देख सकते हैं बेटा, प्रॉन भी क्या होता है? प्रॉन इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा बच्चा। देख लेते हैं सर क्या लिखा हुआ है। आर्थोस का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडोस का मतलब होता है लेग्स। एनिमल्स विद जॉइंटेड अपेंडेज बेटा। Von Bolt and Stennis established the phylum Arthropoda. 11 lakh species पाई जाती है। मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स है बच्चा। अब ये मोस्ट सक्सेसफुल क्यों कहते हैं इनको, ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट एनसीईआरटी ने खाली इतना लिखा है मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल। अब हमें समझना है बेटा व्हाई दे आर कॉल्ड सक्सेसफुल, इनको क्यों सक्सेसफुल बोला जाता है। क्या इनमें ऐसा है बेटा कि हम इनको सक्सेसफुल मानते हैं? व्हाई दे आर कॉल्ड एज सक्सेसफुल एनिमल्स, इसका रीजन क्या है? पहला रीजन ये है बेटा बिकॉज इनका नंबर ऑफ स्पीशीज सबसे ज्यादा है, और नंबर ऑफ स्पीशीज उसी का ज्यादा हो सकता है जो ज्यादा सर्वाइव कर सकता है। ज्यादा सर्वाइव वही कर सकता है बेटा जो ज्यादा एडेप्टेशन का पावर रख सकता है। तो ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज होता है। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, ये अलग अलग जगह देखने, पानी में भी, हवा में भी, जमीन में भी, पेड़ों के ऊपर भी, एनिमल्स के ऊपर भी, पैरासाइट भी, फ्री लिविंग भी, हर्बीवोरस भी, कार्निवोरस भी, खून पीने वाले भी, जूस पीने वाले भी। तो मतलब इनकी वैरायटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वैरायटी ऑफ फूड हैबिट देखने को मिलेगी बच्चा। वैरायटी ऑफ हैबिटेट ऑक्यूपाइड, अलग अलग जगह रहते हैं। वैरायटी ऑफ फूड हैबिट्स, अलग अलग फूड खाते हैं। कैपेबिलिटी ऑफ डिफेंस, खुद को डिफेंड कर सकते हैं। जैसे स्कॉर्पियन का नाम सुना होगा, आप हाथ लगाएंगे तो बेटा आपको काटेगा, सब लोग उससे डरते हैं। तो डिफेंस का काम है इनका बेटा। मच्छर भी खुद को डिफेंड करता है बेटा, या अलग अलग इंसेक्ट्स है, या हनी बीज आप देख लीजिए बेटा, वो अपने आप को डिफेंड करती है। वेस्प्स आप देख लीजिए बेटा, वो अपने आप को डिफेंड करती है, अपनी कॉलोनी को डिफेंड करती है। चींटी आप देख लीजिए बेटा, वो भी अपनी कॉलोनी को डिफेंड करती है। तो इनमें डिफेंस का पावर पाया जाता है बेटा। पावर टू अडेप्ट बेटा, इनका रेट ऑफ अडेप्टेशन बहुत हाई होता है, ठीक है। मतलब ये अलग अलग एनवायरनमेंट में इजिली अपने आप को डाल सकती है, इजिली अपने आप को अडेप्ट कर सकती है बेटा। तो इनका पावर ऑफ अडेप्टेशन अलग होता है। तो क्यों सक्सेसफुल बोला जाता है, ये सब उसके रीजंस है बेटा। तो एनसीईआरटी में लिखा था सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, लेकिन क्यों है सक्सेसफुल, हमने यहाँ पे इसका रीजन देख लिया, व्हाई दे आर सक्सेसफुल बेटा। अब व्हाई दे आर सो, ये सक्सेसफुल क्यों है,
2 क्वेश्चन है यहाँ पे, इन्हें सक्सेसफुल क्यों बोला जाता है उसका आपने आंसर यहाँ पे कर लिया बेटा। 11th में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, व्हाई आर्थ्रोपोड्स आर कॉल्ड सक्सेसफुल, तो ये उसका आंसर हो गया 11th के लिए बेटा, ठीक है ना, व्हाई दे आर कॉल्ड सक्सेसफुल। बट ये सक्सेसफुल क्यों है, व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल, इनके पीछे बेटा क्या कारण है इतना सक्सेसफुल होने का, तो ये उसके रीजन है बेटा जो यहाँ पर लिखे। जैसे इनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, एक सुरक्षा कवच पाया जाता है बेटा, जो सुरक्षा कवच काइटिन प्रोटीन का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लिपिड्स का बना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें काइटिन पाया जाता है। और ये सुरक्षा कवच बड़ा हार्ड होता है, बड़ा टफ होता है। इस सुरक्षा कवच को कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता है बेटा, इसको कोई दूसरा इंसेक्ट पियर्स नहीं कर सकता, इसको कोई बैक्टीरिया इसके ऊपर ग्रो नहीं कर सकता है। तो ये सुरक्षा कवच बड़ा सक्सेसफुल एंड बड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। जॉइंट ऑफ बॉडी एंड लिम्स बेटा, इनकी बॉडी में लिम्स पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं, बॉडी के ऊपर भी है। जैसे आपने हेड एंड थोरेसिक के बीच में जॉइंट देखा, थोरेसिक एंड एब्डोमेन के बीच में जॉइंट देखा, या लेग्स में जॉइंट्स देखे। और इन जॉइंट्स का फायदा क्या होता है, इनका लोकोमोशन का पावर बहुत हाई होता है, ये जल्दी जल्दी मूव कर सकते हैं, अपनी दिशा बदल सकते हैं बेटा। इनमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम मॉडिफाइड होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम मॉडिफाइड होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मॉडिफाइड होगा। तो सर्कुलेटरी मतलब सारे सिस्टम्स बेटा बेटर मॉडिफाइड होते हैं, नर्वस सिस्टम बेटर होता है। इनमें बिहेवियर पैटर्न देखने को मिलता है। एक मिनट होल्ड कर लेना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, हेलो मे क्लास बगैर कि वो फोन अग 2 मिनट बाद क्या बिहेवियर पैटर्न होता है। बिहेवियर पैटर्न का मतलब आपने देखा होगा हनी बीज के अंदर एक क्वीन होती है, एक ड्रोन होता है, एक वर्कर होता है। क्वीन अपना काम करती है, ड्रोन्स अपना काम करते हैं, वर्कर अपना काम करते हैं। एंट्स के अंदर भी बेटा सेम देखा होगा, एक क्वीन एंट होती है, बाकी वर्कर्स होते हैं बेटा। तो मतलब इनको किसने सिखाया कि आप एक क्वीन बना लो, बाकी वर्कर रहेंगे, बाकी ड्रोन रहेंगे। तो इसको हम बेटा ये जो अलग अलग डिविजन है ना कॉलोनी के बेटा, इसी को हम बिहेवियर पैटर्न बोलते हैं। और इनमें प्रिमेटिव इंटेलिजेंस देखने को मिलता है। प्रिमेटिव इंटेलिजेंस मतलब मच्छर आपके हाथ में बैठा और जैसे आपने दूसरा हाथ उठाया बेटा उसको मारने के लिए, उसको पता नहीं कैसे पता चल गया और वह भाग गया बेटा, ठीक है ना। कॉकरोच बेटा रात को निकला अंधेरे में और जैसे आपने लाइट ऑन किया और जैसे लाइट दिखा बेटा कॉकरोच को, उसको पता नहीं कैसे पता चला कि ये मेरे को मारेगा या काटेगा या भगाएगा, तो वो पहले ही भाग के छुप जाता है अंधेरे के अंदर बेटा, ठीक है ना। हनी बीज के पास जाओगे आप बेटा, उनकी कॉलोनी को थोड़ा डिस्टर्ब करना शुरू कर दोगे, वहां पे अटैक करती है बेटा। उनको कैसे पता चला कि ये इंसान मेरे को डैमेज कर सकता है, ये मेरी कॉलोनी को डैमेज कर सकता है। मतलब इनमें कहीं ना कहीं पे बेटा दिमाग है, इंटेलिजेंस का पावर, ये समझ सकते हैं कि कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे खतरा नहीं है, कब हमको मारने वाला है और कब हमको आराम से बेटा ये खून पीने दे सकता है बेटा। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रिमेटिव इंटेलिजेंस, इनके अंदर होता है। लोकोमोशन बहुत फास्ट होती है बिकॉज बॉडी में स्ट्रेटेड मसल्स होती है। स्ट्रेटेड मसल्स का मतलब वॉलंटरी मसल्स होती है। जैसे हमारी बॉडी में वॉलंटरी मसल्स है, इनकी बॉडी में भी वॉलंटरी मसल्स है। अगर मक्खी बेटा घूम रही है हवा में और आगे से उसको दिख रहा है कि ये बंदा मेरे को मारने के लिए आ रहा है, तो अपने दिमाग से, अपने सेंसरी सिस्टम से बेटा वो डायरेक्शन क्या कर सकती है, उसी टाइम पे चेंज कर सकती है। तो ये पॉसिबल तभी है जब मसल्स अपने कंट्रोल में होंगे। इमेजिन कर लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं और वो गाड़ी ऑटोमेटिक है बेटा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उसको इजिली बेटा स्टॉप, रन या स्लो डाउन या फास्ट नहीं कर सकते हैं बेटा, बिकॉज दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। बट इमेजिन कर लीजिए बेटा आप पुरानी बाइक चला रहे हैं जिसका स्पीड कितना रखना है, ब्रेक कब देना है, क्लच कब दबाना है, वो सब आपके कंट्रोल में है। तो दोनों में ज्यादा बेटर कौन सा होगा बेटा, जो आपके कंट्रोल में होगा। तो इससे पहले हम एनालिटिक जब पढ़ा था ना, एनालिटिक की मसल्स उनके कंट्रोल में नहीं थी, वो डायरेक्टली ब्रेन के कंट्रोल में थी। बट इनकी मसल्स इन्हीं के कंट्रोल में है बेटा, तो ये अपने कंट्रोल से कभी भी अपनी दिशा, कभी भी अपनी स्पीड बदल सकते हैं बेटा। तो ये इफेक्टिव लोकोमोशन होता है। सो ये रीजन है बेटा व्हाई इनको सक्सेसफुल बोला जाता है, और ये रीजन है बेटा व्हाई ये सक्सेसफुल है। दोनों आपने देख लिए बच्चा। लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल्स का बेटा, जिनमें इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, और ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। अर्थ के ऊपर बेटा जितनी भी स्पीशीज देखी जाती है उनमें 2/3 स्पीशीज जो होते हैं वो ओनली क्या होते हैं, वो आर्थ्रोपोड्स ही होते हैं बच्चा, ठीक है ना। तो बाकी इंशाल्लाह ये चीजें तो हमने अभी पढ़ी ली है बेटा अलग अलग से, जो आपने खुद ही बोला है, बट फिर भी इंशाल्लाह हम कल की क्लास में इसको आगे फॉरवर्ड करके डिस्कस करेंगे, और कल की क्लास में इंशाल्लाह हम आर्थ्रोपोड को फिनिश करके फिर मोलस्का शुरू करते हैं बेटा। तो आज के लिए इतना काफी है, तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं बच्चा, ठीक है। नोट्स मैं भी थोड़ी देर में फॉरवर्ड कर दूंगा,
यहाँ तक नोट्स आपके पास है ही ऑलरेडी, तो इससे आगे मैं फुट फॉरवर्ड अभी थोड़ी देर में कर लेता हूँ बच्चा। चले आज के लिए इतना काफी है बच्चा, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। चले बाय बाय, खुदा हाफिज़, बाय बच्चा। अस्सलाम वालेकुम।